मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। अब से प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिका के बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ी। उसके बाद हमने कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बारे में जाना। और उसके बाद जो प्रीवियस वीडियो में अपना सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका की संरचना। उसमें हमने बात की थी कि कोशिका को संरचना की दृष्टि से मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो जो मुख्य 3 भाग थे वो मैंने आपको बताए थे। एक तो बाह्य आवरण, एक केंद्रक और एक कोशिका ध्रुव या जीव ध्रुव जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब से पहले के वीडियो में हमने कोशिका के बाह्य आवरण में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने केंद्रक को भी कंप्लीट समझ लिया था। केंद्रक की संरचना और इसकी जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में हमने इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करते हैं हमारा जो कोशिका का तीसरा मुख्य घटक है वो है प्रोटोप्लाज्म या जीव ध्रुव। हम बात करेंगे आज के टॉपिक में प्रोटोप्लाज्म या जीव ध्रुव की। देखो, जैसा आप सभी को पता है प्रत्येक सजीव चाहे वो पेड़ पौधे हों जीव जंतु हों किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। जैसे अपने कोशिका का यहाँ डायग्राम बनाकर एक बार फिर इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका की संरचना है। ये जो मैंने सबसे बाह्य भाग बनाया ये कोशिका का आवरण है और इसके अंदर ये जो संरचना मैंने बनाई है ये कोशिका का केंद्रक है। मैं आउटर लाइन डायग्राम बना के इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो बाह्य झिल्ली है इस झिल्ली और ये जो केंद्रक है इस केंद्रक के बीच में एक पतला सा द्रव भरा होता है। ठीक है, केंद्रक कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या भरा रहता है? एक द्रव भरा रहता है। इसी द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। अगर हम बात करें अब कोशिका के अंदर झिल्ली के अंदर मौजूद संपूर्ण भाग की बात करें तो देखो इस झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। और इस कोशिका द्रव इसमें मौजूद केंद्रक और इस कोशिका द्रव के अंदर कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के लिए कई प्रकार के कोशिकांग हमारे को देखने को मिलेंगे। इन बहुत सारे कोशिकांगों को और इनको सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है या जीव ध्रुव कहा जाता है। एक बार फिर सुने, मैं रिपीट कर देता हूँ। भाई कोशिका के अंदर जो भरा हुआ द्रव है, अगर सिर्फ हम पतले द्रव की बात करें जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद है उसे कोशिका द्रव भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोशिका झिल्ली के अंदर भरे हुए इस संपूर्ण भाग की बात करें जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, केंद्रक और कोशिका द्रव सब सारे मौजूद हैं, इस संपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? जीव ध्रुव या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोशिका के जीव ध्रुव या प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीव ध्रुव या प्रोटोप्लाज्म की। जीव ध्रुव की कुछ सामान्य बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीव ध्रुव के बारे में जानेंगे। देखो, जीव ध्रुव 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जीव ध्रुव को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से। एक है प्रोटो जिसका मतलब होता है पहला, जिसका मतलब क्या होता है? पहला। और जो दूसरा शब्द है वो है प्लाज्म, इसका मतलब होता है पदार्थ। प्रोटोप्लाज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो और प्लाज्म। प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहला, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो अपन कह सकते हैं कि इसे प्रथम जीवित पदार्थ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रोटोप्लाज्म को इसे प्रथम जीवित पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रथम जीवित पदार्थ कहा जाता है। अब हम इसकी सामान्य बातें डिस्कस करते हैं। जैसे इसकी खोज कहाँ हुई, किसने इसे देखा, किस प्रकार का होता है, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या क्या बताया। तो हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी और हिस्ट्री के बारे में, यानी इसकी खोज किस तरीके से हुई और इसका इतिहास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रत्येक जीवित सेल है, भाई हमें पता है कि हर जीव किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से। तो प्रत्येक जीवित सेल में क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट अपन इसके बारे में लिखने जा रहे हैं वो है प्रत्येक जीवित सेल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रत्येक जीवित सेल में प्रोटोप्लाज्म हमें
देखने को मिलेगा। मैं जो चीज़ें समझाते जा रहा हूँ उनको अपन पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको इन सब चीज़ों को लिखने में आसानी रहेगी। क्योंकि अगर सुनी हुई चीज़ों को आप देखोगे 2-4 दिन बाद इनको रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो आप बार बार इसका अभ्यास कर सको और ये चीज़ें आपके स्थायी रूप से आपके याद रह सके लंबे समय तक, इसलिए इनको आपको नोट करते हुए चलना है। और नोट करने के बाद हर 2-4 रोज़ पे इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटो और प्लाज्म। प्रोटो का मतलब पहला और प्लाज्म का मतलब पदार्थ, यानी इसे प्रथम जीवित पदार्थ कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी, तो प्रत्येक जीवित सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। अब हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कोई भी कोशिकाएं क्या करती हैं, किसी भी जीव के शरीर की संपूर्ण जीव रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो किसमें से संपन्न होती हैं, कोशिकाओं में। अर्थात हम कोई भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोई किसी भी प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में सम्मिलित रूप से कौन कर रहा है, कोशिकाएं ही कर रही हैं। इसका मतलब सेल की जो सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, कोशिका में भी जितनी भी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म क्रियाएं संपन्न होती है, वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं, इसी प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सेल की सभी क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं, प्रोटोप्लाज्म में। सेल की यानी कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म में ही संपन्न होती हैं। सभी जैविक क्रियाएं किसमें संपन्न होती हैं, प्रोटोप्लाज्म में ही संपन्न होती हैं। उसके बाद हम बात करें, अच्छा एक शब्द और काम में लिया जाता है प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ, हाइपोप्लाज्म। कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, हाइपोप्लाज्म। लेकिन हाइपोप्लाज्म से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोशिका को विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रियाएं हैं, इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए झिल्ली युक्त छोटी छोटी अन्य संरचनाएं जो झिल्ली युक्त हो भी सकती हैं और बिना झिल्ली के भी हो सकती हैं। तो कोशिका के अंदर भी झिल्ली युक्त या दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त या झिल्ली रहित कुछ छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद होती हैं जो कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्या करती हैं, संपन्न करती हैं। और स्वयं केंद्रक और ये विभिन्न प्रकार की झिल्ली जैसी संरचनाएं और नग्न झिल्ली की संरचनाओं की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको सबको क्या कहा जाता है, कोशिकांग। तो सभी कोशिकांग और केंद्रक किसमें मौजूद रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद रहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं केंद्रक एवं कोशिका के सभी कोशिकांग प्रोटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अगर किसी कोशिका के केंद्रक को या कोशिकांगों को या कोशिका में मौजूद, कोशिका द्रव में मौजूद अंतःकोशिकीय पदार्थों को अलग कर दिया जाए, तो जो शेष बच जाता है मैटर, उसे क्या कहा जाता है, काचाप द्रव या हाइपोप्लाज्म कहा जाता है। कई बार प्रोटोप्लाज्म के लिए अपन हाइपोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हाइपोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि कोशिका में केंद्रक मौजूद है, हमें पता है भाई प्रोटोप्लाज्म किसे कह रहे हैं, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव केंद्रक, और उसके द्रव में मौजूद सभी कोशिकांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर अपन कोशिका के अंदर से केंद्रक को हटा दें, कोशिकांगों को हटा दें, कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ उपस्थित हैं उन पदार्थों को अगर उनमें से निकाल दें, फिर जो शेष द्रव की मात्रा बचती है उसे क्या कहा जाता है, हाइपोप्लाज्म कहा जाता है। तो अपन ये लिख सकते हैं, यदि कोशिका सेल के केंद्रक कोमा कोशिकांग एवं कोशिका द्रव में उपस्थित केंद्रक, कोशिकांग एवं अंतःकोशिकीय पदार्थ कह सकते हैं, एवं अंतःकोशिकीय पदार्थों को सेल से अलग कर दिया जाए, या कोशिका से अलग कर दिया जाए, तो शेष बचे हुए पदार्थ को हाइपोप्लाज्म कहते हैं। शेष बचे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, हाइपोप्लाज्म कहते हैं। ये शब्द भी ध्यान रखना, कई बार अपन काम में ले लेते हैं। हाइपोप्लाज्म क्या है, हाइपोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि भाई कोशिका के अंदर से अगर कोशिका ये प्रोटोप्लाज्म से अगर केंद्रक, कोशिकांग, अन्य कोशिकीय पदार्थों को एक सेल से अलग कर दिया जाए, तो
तो जो प्रोटोप्लाज्म था उसमें शेष बचा हुआ जो पदार्थ है कोशिका का वो क्या कहलाएगा, हाइपोप्लाज्म कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये तो हो गई इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ सामान्य बातें। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की कि सर्वप्रथम इसे किसे खोजा था। प्रोटोप्लाज्म को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था कोर्टी नाम का। वैज्ञानिक का नाम क्या था, कोर्टी। तो सन 1772 के अंदर सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म को किसने देखा था, कोर्टी नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। तो अपन जो अगला पॉइंट नोट करेंगे वो करेंगे सर्वप्रथम 1772 में प्रोटोप्लाज्म को कोर्टी ने देखा। सर्वप्रथम 1772 में प्रोटोप्लाज्म को देखा किसने था, कोर्टी नाम के साइंटिस्ट ने। फिर एक दूसरा वैज्ञानिक और था। अब अपन इसके इतिहास की बात करते हैं, चल रहे हैं किसने इसके बारे में क्या बताया। उसका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था साइंटिस्ट का, डुजार्डिन। तो कोर्टी ने सर्वप्रथम इसको देखा और उसके बाद डुजार्डिन ने 1835 में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस वक्त कोर्टी ने तो प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया था। हालांकि इसको देख कोर्टी ने लिया था, लेकिन कोर्टी ने प्रोटोप्लाज्म नाम, मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि कोर्टी ने इसको प्रोटोप्लाज्म कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि सर्वप्रथम 1772 में कोर्टी ने प्रोटोप्लाज्म को देखा था, लेकिन इसका नामकरण नहीं किया था। फिर 1835 में डुजार्डिन ने इसको नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सारकोड। तो अपन ये लिख सकते हैं 1865 में, या डुजार्डिन ने 1865 नहीं, 1835 आएगा। 1835 में डुजार्डिन ने 1835 में इसे का मतलब है प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया, सारकोड। इसे सारकोड नाम दिया। सारकोड नाम दिया। कब दिया, 1835 में। किसने सारकोड नाम किसने दिया, डुजार्डिन ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक था 1800 मतलब उसके लगभग 5 साल बाद एक साइंटिस्ट था पुरकिंजे नाम का। तो पुरकिंजे ने फिर 1840 में इस द्रव को क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो अगर जब अपने पास क्वेश्चन बने कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो अपन बात करेंगे किसकी, पुरकिंजे की। सबसे पहले देखा किसने, कोर्टी ने। सारकोड नाम किसने दिया, डुजार्डिन ने। सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द इसके लिए प्रयोग किसने किया या प्रोटोप्लाज्म किसने इसको प्रोटोप्लाज्म कहा, पुरकिंजे ने। तो अपन बात करेंगे पुरकिंजे ने 1840 में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा। पुरकिंजे ने 1840 में क्या कहा, इसे प्रोटोप्लाज्म कहा। उसके बाद हम बात करते हैं एक वैज्ञानिक और था, वॉन मोहल। मतलब एक कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म का क्या महत्व है। सबसे पहले ये बात वॉन मोहल ने बताई थी। वॉन मोहल ने इसका रासायनिक विश्लेषण किया। जब वॉन मोहल ने इसका रासायनिक विश्लेषण किया तो उसको पता चला कि एक कोशिका जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं संपन्न करती है, ये सारी की सारी क्रियाएं वास्तव में कोशिका इस द्रव में या प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव के अंदर ही संपन्न हो रही हैं। तो वास्तविक जो कोशिका के लिए इसका महत्व था वो बताया सबसे पहले किसने, वॉन मोहल ने। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं एक बार इसको ऊपर से हटा देता हूँ। थ्योरेटिकल पॉइंट है, अपने को एग्जैक्ट इसकी थ्योरी के आधार पर ही अपने को इसको क्या करना है, समझना है। एक साइंटिस्ट थे, नाम क्या था, वॉन मोहल। वॉन मोहल ने 1846 में इसके महत्व के बारे में बताया। में इसके महत्व के बारे में किसने बताया, वॉन मोहल ने, कि भाई ये साइटोप्लाज्म कोशिका के लिए, ये प्रोटोप्लाज्म कोशिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे हेक्सले। जे हेक्सले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि प्रोटोप्लाज्म ही वास्तव में जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। जे हेक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का आधार है। जे हेक्सले ने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवन का आधार है। ये तो हो गई इसके बारे में कुछ सामान्य बातें कि इसके बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या बताया। जैसे देखो सन 1772 के अंदर सबसे पहले कोर्टी ने इसको देखा, फिर डुजार्डिन ने 1835 में इसे सारकोड नाम दिया, फिर पुरकिंजे ने 1840 में क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म कहा,
वॉन मोहल ने 1846 में इसके महत्व के बारे में बताया था और जे हेक्सले ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का क्या है, आधार है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस तरीके का मिश्रण है, ये क्या है, कोशिका के अंदर ये इसका क्या काम है। उनकी बात करें तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, जिसके घटकों को हम आँखों की सहायता से या सीधे आँखों से इसके जा सकता। तो जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एक समांगी मिश्रण है और कोलाइडल तरल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। अपन ये कह सकते हैं जीवद्रव्य के बारे में कि जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का समांगी मिश्रण एवं कोलाइडल तरल है जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। तो अपने को पॉइंट जो इसका नोट करना वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म एक समांगी मिश्रण एवं कोलाइडल तरल है जो चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म एक समांगी मिश्रण है जो समांगी मिश्रण एवं कोलाइडल तरल है जो चारों ओर से कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। अगर हम बात करें इसकी तो यह जल से भारी है, जल से भारी है, लेकिन देखो पानी से भारी होता है प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर इसके अवशोषण क्षमता की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। जल से भारी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण कर सकता है, ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद रहता है। अगर हम पानी तो इसके अंदर है ही है, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ, इसमें कई प्रकार के तरल पदार्थ एवं कई प्रकार के गैस या अणु परमाणु इसके अंदर हमारे को घुले हुए देखने को मिलेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं इसमें ठोस तरल एवं गैस के अणु परमाणु या आयंस तैरते रहते हैं के अंदर देखने को मिलेंगी। कोशिकांग तो इसमें है ही है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ठोस तरल एवं गैस के अणु परमाणु आयंस भी हमारे को इसमें देखने को मिलेंगे। ये जल में अविलय है, जल से भारी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण कर सकता है। जल से अविलय है, पानी में ये नहीं घुलता है, जल में अविलय है। अगर हम इसे पानी में घोलना चाहें तो ये पानी में नहीं घुलेगा। इस पॉइंट को आप चाहे यहाँ नोट कर देना, चाहे यहाँ नोट कर लो। यह जल से भारी है, विभिन्न प्रकार के ठोस तरल एवं गैस के अणु इसमें तैरते रहते हैं। यह जल में अविलय है लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये पानी का क्या कर सकता है, अवशोषण करता है। ये प्रोटोप्लाज्म है, ये पानी के अंदर घुल नहीं सकता, इसको पानी में नहीं घोला जा सकता। अगर हम बात करें कि इसका कोई कलर होता है तो ये किसी प्रकार का कोई रंग नहीं रखता, रंगहीन होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जब माइक्रोस्कोप में लगाकर इसकी संरचना का अध्ययन किया तो पता चला कि ये रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है, बिल्कुल साफ होता है, लेकिन पारदर्शी नहीं होकर पारभासी होता है, जिसके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखो। पारदर्शी तो वो हैं जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके, और पारभासी पदार्थ वो होते हैं जिनके आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते लेकिन देख सकते हैं। रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है, ये पारभासी होता है। कैसा होता है, पारभासी, चिपचिपा, पारभासी, चिपचिपा, लचीला, जेली जैसा। जेली के बारे में नाम सुना होगा, जैसे कई बार आपने बाजार से कई जेली ऐसे, जैसे अपन उसको हाथ पे ऐसे खींचते हैं तो ऐसे अपने से चिपक सी जाती है, जैसे गोंद की तरह। कैसे, जैसे गोंद की तरह अपने हाथ से ऐसे कुछ चिपक कर आ जाए, तो वैसे जेली जैसा पदार्थ होता है, जेली के समान। तो देखो, रंगहीन, स्वच्छ, पारभासी, चिपचिपा, लचीला, जेली के समान, कणिका में विभिन्न प्रकार के कणों जैसी संरचनाएं में इसमें देखने को मिलेंगी। कणिका में अर्ध तरल पदार्थ है। अर्ध तरल में इसको देखो, पूरी तरह से हम इसको तरल भी नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्ट पूरी तरह से बहुत पतला नहीं होता, लेकिन अर्ध तरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तरल है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे
ठोस पदार्थ मौजूद है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तरल न होने की वजह से अर्ध तरल है, अपने उधर फैलता है, अपनी आकार आकृति को क्या करता है, चेंज कर लेता है। लेकिन इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं इसमें शांता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई वास्तव में शांता क्या। अपन ये कह सकते हैं कि इसकी जो शांता है वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। इसकी शांता बदलती रहती है। शांता बदलती रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी कोशिका के अलग अलग स्थानों पर देखेंगे, या कोशिका जैसे मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर अगर हम इस स्थान पर इसको देख रहे हैं तो ये यहाँ पर हमारे को अलग अवस्था में नजर आएगा, यहाँ पर हमारे को अलग अवस्था में नजर आएगा, यहाँ पर हमारे को अलग अवस्था में नजर आ सकता है। या मान लो इस एक स्थान पर इसी जगह देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे को ये अलग अलग या भिन्न भिन्न अवस्थाओं में देखने को मिल सकता है। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि इसकी शांता क्या होती रहती है, बदलती रहती है। एक ही सेल में अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न तथा एक ही स्थान पर ये अलग अलग अवस्थाओं के अंदर नजर आ सकता है। तो अपन कह सकते हैं इसकी शांता बदलती रहती है। एक ही सेल में अलग अलग स्थानों पर यह भिन्न भिन्न तथा एक ही स्थान पर अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिल सकता है। मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर इसमें लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ से नोट कर सकते हो। शांता इसकी बदलती रहती है। एक ही स्थान पर यह, एक ही सेल में अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न और एक ही स्थान पर अलग अलग अवस्थाओं के अंदर हमारे को ये देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इसके कणों की या इसके अणुओं की बात करें, या आपने शायद नोट कर लिया होगा, इसके अणुओं की बात करें तो देखो इसके जो अण हैं वो अणु हैं, इसके अणु जिगजैग गति दर्शाते हैं। जिगजैग गति का मतलब टेढ़ी मेढ़ी। जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है तो इसका अणु एक बार इधर चला गया, फिर इधर से यूँ आ गया, फिर यहाँ से यूँ आ गया, फिर यहाँ से यूँ चला गया, फिर यहाँ से यूँ चला गया, यहाँ से यूँ चला गया, इस तरह। तो जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, किसी निश्चित दिशा में गति न होकर किधर भी हो सकती है, ऐसी गति को क्या कहा जाता है, जिगजैग गति। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के जो अणु होते हैं वो कौन सी गति दर्शाते हैं, जिगजैग। तो अपन नोट कर सकते हैं इसके अणु जिगजैग गति दर्शाते हैं। कौन सी गति दर्शाते हैं, जिगजैग गति दर्शाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट में हम बात करें इसके बारे में कि यह टिंडल प्रभाव भी दर्शाता है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर हम किसी पात्र में इसको प्रोटोप्लाज्म को लेते हैं और उस पर प्रकाश का पुंज डालते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो प्रकाश की किरणों, इसके जो कण है या अणु है, इसके प्रकाश की किरणों को फैलाने की वजह से प्रकाश का गुजरता हुआ मार्ग वहाँ से हमारे को दिखाई देता है। जैसे देखा होगा आपने, बंद कमरे के अंदर किसी छिद्र से जब प्रकाश आता है तो उस कमरे के अंदर मिट्टी धूल के जो कण हैं वो उस प्रकाश को फैला देते हैं या प्रकीर्णित करते हैं। इसकी वजह से हमें प्रकाश का गुजरता हुआ मार्ग दिखाई देता है। इसे क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। तो ये जो टिंडल प्रभाव है ये हमारे को कोलाइडी विलियन जो है, ये प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का कोलाइडल पदार्थ है, इसमें भी देखने को मिलेगा। इसके भी जो कण या अणु हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, जब प्रकाश पुंज इस पर डाला जाता है तो उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रकाश का गुजरता हुआ मार्ग क्या होने लग जाता है, दिखाई देने लग जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह टिंडल प्रभाव भी दर्शाता है। यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो ये कुछ प्रोटोप्लाज्म के बारे में सामान्य बातें होगी। और इसी के साथ अपने को ये भी पता लग गया कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किस तरीके हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका संगठन क्या है। अगर हम इसका संगठन देखना चाहें तो उसके बारे में भी हमने कुछ सामान्य बातें करी। अब हम बात ये करने जा रहे हैं कि एक सेल के अंदर मौजूद केंद्रक और इसके अंदर मौजूद भरा हुआ ये जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव, इनको और कोशिकांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो अब इसी प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि इस कोशिका का जो कोशिका द्रव है इसमें अन्य और कौन कौन से कोशिकांग मौजूद हैं। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग। तो मुख्य कोशिकांग कौन कौन से हैं और उनकी संरचना कैसी है और वो कोशिका के लिए किस तरीके से कार्यप्रणाली संपन्न करते हैं, इन सब की बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे।